Yeah, can you all see me? I can see your chat. You can answer on the chat. I'm sorry, मैं थोड़ा लेट हो गया. Okay. 1 minute. Can you see the slide? Okay, you can see the figures. मैं 1 minute में join करता हूँ. Okay, and there are a lot of people who are late. But today I was late. I'm so sorry. Okay, कुछ लोगों ने miss किया है तो मैं quickly morning वाला revise करूँगा. Okay, I'm joining in 2 minutes. Okay. Okay. So मैंने एक डिफिकल्ट टॉपिक पोरिफेरा का डिस्कस किया था एंड दैट वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट मिस द लेक्चर्स. मैं रिपीट नहीं करूंगा. अभी आज ये पहली बार एक्स्ट्रा लेक्चर था इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. ओके, नाउ टुमारो हमारे पास हमारा और एक एक्स्ट्रा लेक्चर होने वाला है. ओके, सो टुमारो टाइम, कल एग्जाम है आपका. डू यू हैव द एग्जाम? एग्जाम का टाइमिंग बताया है. एग्जाम का टाइमिंग 10 to 1. ओके, तो हम लोग काइंड ऑफ 10 to 1 है तो 4 बजे हम एग्जाम लेक्चर लेंगे. 4 लेक्चर 4 PM. ओके, तो उसमें हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर, एंड थोड़ा सा टॉपिक भी करेंगे. ओके, एक्स्ट्रा लेक्चर एट 4 PM ऑन संडे. तो डोंट मिस दैट. 3 घंटे आप आराम करना, सोना, लेकिन हम पेपर डिस्कस करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा. ओके, नाउ जो आज सुबह टॉपिक किया वो हम क्विकली रिवाइज करेंगे. दैट इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन पोरिफेरा. Okay, we had discussed that there are all 3 types of reproduction which can happen. One is by fragmentation. Okay, fragmentation मतलब उसके टुकड़े कर दो तो अभी वो वापस जुड़ के it will become a whole organism. So fragmentation. Second, 4 to 5:30 maximum. 4 to 5:30 maximum 1.5 घंटा. और वो भी इसलिए क्योंकि हमारा
पहला पेपर है तो हम डिस्कशन में थोड़ा आराम से करेंगे। यूजुअली पेपर डिस्कशन आधे घंटे में हो जाता है, कल शायद पहला पेपर है तो टाइम लगेगा। ओके, बट मैक्सिमम 5:30। ओके, सो वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन, दूसरा इज बडिंग। और बडिंग में यूजुअली क्या होता है, बड बाहर आता है ऑर्गेनिज्म के और फिर उसमें से फ्लावर होता है, सीड्स होता है और यू गेट अ होल ऑर्गेनिज्म। दैट इज हाउ इट हैपेंस इन प्लांट्स, बट यू कैन हैव बर्ड्स आल्सो इन द एनिमल्स। सो दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी, और वो एक्सटेंशन अलग हो जाता है और वो अलग होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ओके, नाउ birds or fragments, they will convert into whole organism only if all the basic cell types are present। मतलब दो लेयर ऑफ सेल्स जो इसमें है, बाहर का पिनेकोसाइट्स और अंदर का कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एटसेट्रा, ये सब प्रेजेंट रहेंगे, देन द फ्रेगमेंट और द बड कैन फॉर्म इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाउएवर पोरिफेरा में और एक टाइप का बडिंग होता है, इट इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग। इसमें क्या होता है, उसके बॉडी वॉल में मेसोहिल में जो बीच बिटवीन द टू लेयर्स जो स्टिकी लेयर होता है, उसके अंदर आर्कियोसाइट्स होते हैं एंड दे कलेक्ट टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट्स। ओके, these archaeocytes are not gametes, they are undifferentiated cells। उसके आसपास में एक कवर बन जाता है, that is called a gemule। See, this is the gemule। okay, and ये gemule is called the internal bud। जब आसपास की कंडीशन हॉस्टाइल होती है, मतलब बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, या सलाइनिटी कम ज्यादा हो जाती है कभी कभी सी में, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सो दे विल फॉर्म, do a safe type of reproduction, that is by forming gemmules। okay, so gemmules are internal buds। when gemmules will break, then the archaeocytes will be released and archaeocytes can convert into a new organism। हर एक cell एक नया organism बनेगा। so this is also type of asexual reproduction and it is called internal budding or gemmule formation। okay, and the last and most important is the sexual mode of reproduction। हर एक एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अभी इसमें कैसा होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम, देर आर नो गोनैड्स, मतलब टेस्टिस ओवर ही होते नहीं है, फिर भी वो गैमिट्स बना सकते हैं। ये कैसे बनते हैं, फ्रॉम दी आर्कियोसाइट्स। सो आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल्स, वो कोई भी सेल बना सकते हैं, और जब जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन की तो आर्कियोसाइट्स कैन कन्वर्ट टू गैमिट्स। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, इसमें एट अ टाइम दोनों गैमिट्स नहीं बनते। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स इन पॉरीफेरा, इफ यू रिमेंबर रियलाइज दिस इज द फर्स्ट एनिमल, तो अभी तो ज्यादा इवॉल्व भी नहीं हुआ है। सो पहला है कि गोनैड्स नहीं होते और फिर भी उसको गैमिट्स बनाने हैं, तो आर्कियोसाइट्स डायरेक्टली गैमिट्स बनाते हैं। दूसरा, एट अ टाइम दोनों गैमिट्स नहीं बनाते। यूजुअली दीज एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही एनिमल दोनों गैमिट्स बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके एट अ टाइम दोनों नहीं बनाता है। ओके, यूजुअली पहले वो स्पर्म्स बनाता है और उसके बाद ओवा बनाता है, क्योंकि स्पर्म्स आर लिटिल लेस कॉम्प्लिकेटेड, ओवा आगे जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं, है ना। सो द ओवम इज ऑलवेज मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो यूजुअली दे आर प्रोटोएंड्रस, मतलब दे मेक द मेल गैमिट फर्स्ट। तो अपनी लाइफ स्पैन इसकी 150-200 साल भी हो सकती है। समवेयर अर्ली इन लाइफ व्हेन दे डिसाइड टू रिप्रोड्यूस, तब वो स्पर्म्स बनाएंगे, द आर्कियोसाइट्स विल मेक स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स वो मेसोहील लेयर में से निकल के स्पोंगोसील में आएंगे, उसकी कैविटी में, कैविटी से बाहर जाएंगे पानी के साथ और इधर उधर घूमेंगे। अगर उसको ऐसा कोई स्पॉन्ज मिल गया जो फीमेल गैमिट्स बना रहा है ना, अगर फीमेल गैमिट्स बना रहा है तो उसके कैविटी में जाएंगे बिकॉज ऑफ सम केमिकल अट्रैक्शन, उसके स्पोंगोसील में जाएंगे, लेकिन वाया द ऑस्टिया, ऊपर से नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर से पानी बाहर जाता है, देयर आर वाटर जेट्स, फोर्स से बाहर जाता है। सो ऑस्ट्रिया में से अंदर जाएंगे, स्पोंगोसील में जाएंगे, वाटर कैनाल में जाएंगे, वहां से कैसे भी करके घुस जाएंगे इनटू द सेल, इनटू द वॉल ऑफ द पॉरीफेरन, मतलब वो मेसोहील में पहुंचेंगे जहां पे उसके फीमेल गैमिट्स होंगे दूसरे स्पॉन्ज के, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन हैपेंस इनसाइड द वॉल ऑफ द पॉरीफेरन एंड देन यू विल हैव अ जाइगोट फॉर्मिंग। वो जाइगोट
थोड़ा लार्वा बन के बाहर आ जाएगा और वापस फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा, वापस ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा, एंड फिर कोई जगह ढूंढेगा और बैठ जाएगा और वहां जाके वो ससाइल एंड नॉन मोटाइल बन जाएगा. दैट इज लाइक एन एडल्ट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट, sponges are hermaphrodite. They can produce both the gametes. One. However, they do not produce both gametes at the same time. Usually they are protoandrous. Some are protogynous, मतलब पहले sperms बनाते protoandrous. कुछ कुछ protogynous होते, पहले ओवा बनाते, बट एट अ टाइम दोनों नहीं बनाएंगे. दूसरा, एक स्पर्म, एक स्पॉन्ज का स्पर्म अपने खुद के ओवा के साथ कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि जब स्पर्म्स बनते तब ओवा बनते ही नहीं है. तो वो पानी में छोड़ा जाता है और वो दूसरे स्पॉन्ज के जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है. ओके, इट रिक्वायर्स अनदर स्पॉन्ज फॉर फर्टिलाइजेशन, जो गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स बना रहा है, ओवा. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स. सो इट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक ही एनिमल दोनों बना सकता है, फिर भी फर्टिलाइजेशन के साथ के टाइम पे अपने स्पर्म्स को दूसरे ओवा के साथ उसको मिलाना पड़ता है. And that is because most of the porifera are protoandrous. They make only the male sperms at one time and the females ova at another time. ठीक है, फिर कुछ महीने या साल के बाद इसका ये वाले अपने स्पॉन्ज का टाइम आएगा, वो ओवा बनाएगा, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको बाहर से दूसरे स्पॉन्ज से स्पर्म चाहिए, एंड अगेन इट कैन रिप्रोड्यूस. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी उसका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, मतलब जो जाइगोट बनता है वो लार्वा बनता है, और जब लार्वा बनता है दैट इज डज नॉट लुक लाइक द एडल्ट, इट लुक्स डिफरेंट. और डिफरेंट हो मतलब उसको मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा. इट विल हैव टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. इट डज नॉट डायरेक्टली बिकम द एडल्ट, it will go through different stages of development. So the development is called indirect. ह्यूमन बींग्स में हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. हमारा बच्चा डायरेक्टली जब जन्मता है तभी एडल्ट जैसा दिखता है, भले छोटा है, लेकिन इट हैज गॉट एवरीथिंग रेडी इनसाइड. इनफैक्ट उसके गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी भी बन चुके हैं. सो इट इज फुल्ली मैच्योर इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो अब उसको सिर्फ ग्रो होना है, उसको कोई पार्ट्स डेवलप नहीं करने. सो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट. लेकिन पोरीफेरा में क्या होता है? लार्वा इज डिफरेंट from the sperm, from the adult, so the development will go through metamorphosis. ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, सो ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, अब किसी ने मिस किया होगा. इन बहुत एवरी ऑल्टरनेट पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द सिलेंट्रेटा. ये हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, तो मैं रिपीट करूंगा. टुमारो का क्लास कोई मिस करेगा तो उसको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, प्लीज. फाइल दिख रहा है ना, सिलेंट्रेटा? कैन यू सी द फाइल सिलेंट्रेटा? आर यू ऑल देयर? ओके, सो वील क्विकली रिवाइज. हमने बताया था कि सिलेंट्रेटा को ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका जो इंटरनल बॉडी कैविटी होता है, इंटरनल बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड द सिलेंट्रॉन. ये कैविटी के अलग अलग नाम है. वन तो इट इज अ ब्लाइंड सैक, उसको एक ही ओपनिंग होता है. दूसरा, उसके ये कैविटी तो है लेकिन और सिस्टम्स नहीं होते. सो वैस्कुलर फंक्शन, मतलब ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी यही कैविटी में होता है पानी के थ्रू. सो इट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रो क्यों? इसी में से वो खाना भी लेता है, फूड ऑल्सो इट पिक्स अप फ्रॉम द कैविटी. सो पानी अंदर आता है और पानी बाहर जाता है. इन द प्रोसेस अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं. सो दैट इज सस्पेंशन फीडिंग और फिल्टर फीडिंग. अब ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को नाम दिया है सिलेंटेरॉन, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा.
ओके, और एक नाम पड़ा है निडेरिया, टू नेम्स। ये निडेरिया पड़ा है क्योंकि उसके बॉडी पे और टेंटिकल्स पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड नीडोसाइट्स। ये नीडोसाइट्स ऐसे होते हैं। ये कहाँ होते हैं? उसके टेंटिकल्स पे, बॉडी पे, और सबसे ज्यादा उसके नीचे बेस प्लेट पे होते हैं। These are called anchoring cells. They are also called sting cells. अब ये नीडोसाइट्स जो है उसमें नॉर्मली नीडोसाइट्स बंद रहते हैं, दे आर क्लोज्ड, ढक्कन होता है उस पे, और अंदर उसके पास एक रस्सी या लैसो होता है। लैसो मतलब जो हम काउबॉयज विल थ्रो रोप विद अ स्लिंग, और वो एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, जो हम रस्सी फेंक के किसी को पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लैसो, LASSO। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैसो सेल्स। और ये उसका देखो रस्सी है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के आसपास उसे फेंक के उसको पकड़ने की कोशिश की है। ओके, सो व्हेन ये ऑर्गेनिज्म के पास, मतलब अपने सिलेंट्रेट के आसपास में कुछ उसका प्रे आता है, तो क्या होता है? वो केमिकल पहचान लेता है, प्रे का केमिकल्स पहचान लेता है, कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई। उससे यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं इन द ढक्कन, इन द ओपनिंग, एंड दैट ढक्कन ओपन्स। एज सुन एज द ढक्कन ओपन्स, पानी अंदर जाता है। पानी जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये फट करके ये लैसो बाहर आता है, उसका रस्सी बाहर आता है। अब ये रस्सी पे देर आर स्टिंगिंग सेल्स, ओके, और स्टिंग्स जिसमें पॉइजन होता है। तो ये रस्सी अपने प्रे के आसपास घुमाएगा, काफी लंबे होते हैं, 8-10 इंच की होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। Okay, the cells are small, लेकिन उसकी रस्सी लंबी होती है, and that can paralyze the prey. The sting of the nidocytes can paralyze the prey. Okay, so these are called nidocytes, और ये सेल्स होते हैं, इसके लिए उसको निडेरिया बोला गया है। नाउ ये निडोसाइट्स का और भी फंक्शन है। क्या होता है फंक्शन? एट द बेस प्लेट, ये जो हाइड्रा है फॉर एग्जाम्पल, उसका बेस प्लेट पे बहुत सारे निडोसाइट्स होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द निडोसाइट्स वो नीचे चिपके रहते हैं। दैट इज वाई दे आर सेसाइल ऑन द सी बेड। सो सबसे ज्यादा निडोसाइट्स आपको बेस ऑफ द पॉलिप पे मिलेंगे, ये हाइड्रा इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिप। टेंटिकल्स पे भी काफी मिलेंगे, रेस्ट ऑफ द बॉडी पे थोड़े कम मिलेंगे, बट यू विल फाइंड देम एवरीवेयर ऑन द बॉडी। सो ये स्टिंगिंग सेल्स या निडोसाइट्स की वजह से उसको निडेरिया नाम पड़ा है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी, दैट निडेरिया आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्म्स दिखाए हैं। ओके, ये हाइड्रा जो हमने देखा है, एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड उनका कॉमन नाम दिया है पॉलिप। सो दिस काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पॉलिप। ये जमीन पे, मतलब सी बेड पे चिपका हुआ होता है। इट इज ससाइल, इट डज नॉट मूव। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पॉलिप्स। अब ये पॉलिप्स जैसे पॉरीफेरा चिपक के नीचे बैठते हैं, ऐसे ये भी नीचे चिपक के बैठते हैं पानी में, इन द सी बेड। लेकिन पॉरीफेरा अलग अलग कलर्स के होते हैं और काफी फर्म होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एंडोस्केलेटन होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम और सिलिका के। लेकिन ऐसा कुछ हाइड्रा में नहीं होता है। तो हाइड्रा बहुत ऐसे लपकते हैं, मतलब दे कीप मूविंग इन द वाटर, ऑल्दो दे आर स्टक एट द बेस ऑफ द सी, बट दे आर वेरी मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, दे डोंट हैव अ हार्ड एंडोस्केलेटन। तो उसके टेंटिकल्स भी ऐसा लहरते रहेंगे, और वो खुद का बॉडी भी लहरता रहेगा पॉलिप का। ठीक है, सो वन टाइप ऑफ organism you will see in Nidaria is the polyps. The other type of organism is a free floating organism which is called the medusa, और इसको हम जानते हैं by the name of jellyfish. अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये हाइड्रा को उल्टा कर दिया तो ये बनता है। हाइड्रा ऐसा है, उल्टा कर दिया तो ये मेड्यूसा बनता है। सिर्फ फर्क क्या है कि उसका जो प्लेट है, ये हाइड्रा का प्लेट है, उसमें बहुत सारे नीडोसाइट्स होते हैं, तो और वो फ्लैट और नीचे चिपकता है। लेकिन वो प्लेट में से नीडोसाइट्स हट जाते हैं, एंड दिस बिकम्स फ्री फ्लोटिंग। सो द होल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा एंड मेड्यूसा इज सेम, एक्सेप्ट कि हाइड्रा जमीन पे, पानी के जमीन पे ऐसा रहता है,
और ये मेड्यूसा इस तरह होते हैं। हाइड्रा चिपका हुआ होता है और ये फ्री फ्लोटिंग होता है, बाकी सब कुछ दोनों में सेम होता है। ठीक है, सो देर आर टू बेसिक फॉर्म्स इन सम स्पीशीज ऑफ निडेरिया। कुछ स्पीशीज में सिर्फ पॉलिप्स होते हैं, कुछ स्पीशीज में मेड्यूसा होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में दोनों होते हैं। एंड वो दोनों कैसे होते हैं? एक ही स्पीशीज में एक जनरेशन में पॉलिप बनेगा और दूसरे जनरेशन में मेड्यूसा बनेगा। नाउ दिस इज वेरी यूनिक and you will not find it in any other animals. Okay, so within one species there are two generations of animals, one which is a polyp and one which is a medusa. अब ये जो पॉलिप होता है, जैसे हम हाइड्रा में देखते हैं, that will reproduce by asexual reproduction. वो बड बनाएगा, जैसे बड बनाएगा और वो बड थोड़ा टूट जाएगा, और टूट के जब वो मैच्योर होगा तो वो मेड्यूसा बनेगा। वो बड टूट के वापस हाइड्रा नहीं बनेगा, वापस पॉलिप नहीं बनेगा, वो टूट के थोड़ा फ्लोट होएगा और उसमें सेल्स इवॉल्व होके एक मेड्यूसा, फ्री फ्लोटिंग मेड्यूसा बनाएंगे। अब ये मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है, वो उसमें दोनों गोनाड्स होते हैं और वो गैमीट्स बनाता है। अब ये गैमीट्स बनेंगे तो दे आर रिलीज इनटू द वाटर एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग। अब वो खुद के गैमीट्स भी फर्टिलाइज हो सकते हैं और दूसरे के गैमीट्स के साथ भी फर्टिलाइज करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। लेकिन जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो वापस फ्लोटिंग फॉर्म नहीं बनेगा, वो पॉलिप बनेगा, which means there is an alternation of generations. पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाएगा और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगा। okay, and they keep on alternating throughout the life cycle of the animal. ये पॉलिप बार बार मेड्यूसा बनाते जाएगा और ये मेड्यूसा बार बार पॉलिप बनाएगा। so there is a alternation of generations where one generation, ये जो पॉलिप है, that is the asexual phase, and the other generation, that is a medusa, free floating form, it is a sexual phase. Okay, so these two phases keep alternating. This process is called metagenesis. Metagenesis, and ये आपको सिर्फ निडेरिया में मिलेगा और कोई फाइलम में नहीं मिलेगा। okay, then sorry, some more features about nidaria. Now इसका ओरिजिन कब हुआ? एक मिनट जरा, just 1 minute. हाँ, सो सॉरी, अभी आपको दिख रहा है ना स्लाइड? सो सम मोर इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट निडेरिया। एक हमने क्या देखा? पॉलिप हो सकता है और वो फ्री फ्लोटिंग मेड्यूसा हो सकता है, जेलीफिश के जैसा। दूसरा हमने देखा कि कुछ कुछ स्पीशीज में ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एसेक्सुअल पॉलिप विद अ सेक्सुअल मेड्यूसा, that is a jellyfish. Yes, the Sakshi, the polyps are cylindrical and the medusa are like umbrellas. You're right. ठीक है, हम इस पे और भी डिटेल करने वाले हैं. Now there are something more points that you must know about these organisms.
इफ यू रिमेंबर, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें दो जर्म लेयर्स होते हैं। दूसरा, फर्स्ट एनिमल्स टू डेवलप नर्वस सिस्टम, क्योंकि पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। एंड फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप टिश्यूज, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पॉरीफेरा में क्या होता है, ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन पहले ऑर्गेनिजम्स जो मोबाइल है, इसके पहले क्या थे, साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा, ब्लू ग्रीन algae, ये सब मोबाइल थे, बट वो क्या है, दे आर वेरी तुच्छ, छोटा सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये बड़े बड़े पहले मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो आराम से इधर उधर हिल सकते हैं, मोबाइल है। अगर मोबाइल है तो ये खाना ढूंढने को निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरेजिंग। दे कैन गो एंड सर्च फॉर फूड, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट कि जब खाना आएगा तब खाएंगे, वो जाके ढूंढने को जा सकते खाना, ठीक है। एंड देन दे कुड प्रेडेट एक्टिवली, सो दे कुड ईट अदर एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ इस ये सब प्रॉपर्टीज के वजह से दे आर कॉल्ड एन इवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्लांट की जैसे थे, पॉरीफेरा। वो अपने आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे, दे विल सिट एंड वेट इन वन प्लेस, एंड अगर वो प्लैंकटन आया तो उसमें से थोड़ा पानी में से खाना ले लेंगे। नाउ इफ दे हैव टू डिपेंड ऑन द वाटर करंट्स एंड फूड, जब उनके पास आएगा तब खाएंगे, तो यू कैन रियलाइज कि उनका ग्रोथ लिमिटेड होगा, वो इवॉल्व ज्यादा नहीं होंगे। पर अब ये एनिमल्स है जो सेकंड फाइलम ना, सो दे आर वेरी प्रिमिटिव एनिमल्स, बट वो भी इतने एडवांस हो गए कि वो घूम फिरने लगे, लोकोमोशन करने लगे, एंड दे कुड सर्च फॉर फूड प्लस दे कुड प्रेडेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है, यूनिक फीचर्स, नॉट यूनिक लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिसके वजह से दे आर कंसिडर्ड एन इवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीमॉर्फिक। ओके, सो एक तो हमने देखा कि देयर आर मेनी स्पीशीज इन विच देयर आर टू फॉर्म्स, मतलब यू हैव अ पॉलिप एंड यू हैव अ मेड्यूसा, सो दे आर डाइमॉर्फिक। वी आगे जाके हम देखेंगे सिर्फ दो फॉर्म्स नहीं होते, देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स आल्सो, सो दे आर पॉलीमॉर्फिक। देन दे आर द फर्स्ट ट्रू एनिमल्स। रिमेंबर, पॉरीफेरा में टिश्यूज नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सो वी कॉल देम नॉट ट्रू एनिमल्स। पैरा उसको बोलते हैं पैराजोआ, इधर देखो नीचे लेफ्ट में नीचे लिखा है, so they are parazoa. So the first true animals are Cnidaria, that is why they are called eumetazoans. Okay, so ये सब चीजें आपके questions है, and that is why they are there. Okay, now polymorphic क्यों बोला गया है, तो I will just show you some nice beautiful forms of Cnidaria. 1 minute. Now ये जो है, they are different types of Cnidaria. Okay, आप देख रहे हो, ये Meandrina, Gorgonia, Pennantula, Physalia, ये निडेरिया की अलग अलग स्पीशीज है। सो यू कैन सी दे आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, सच ब्यूटीफुल लुक्स, है ना। जैसे हजारों टाइप के निडेरिया होते हैं, सब हमारे इंसान जैसे घिसे पिटे नहीं है, सब एक जैसे दिखते हैं, है ना। हम बोलेंगे कि नीग्रो अलग दिखता है और वेस्टर्न आदमी अलग दिखता है, यस, बट सभी के वही पार्ट्स है, आप आराम से पहचान सकते हो कि नीग्रो भी इंसान ही है और वो भी इंसान है। लेकिन ये इतने अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं कि अनलेस यू स्टडी देम इन डिटेल यू कैन नॉट प्रूव कि ये निडेरियंस है। तो उसके अंदर के फीचर्स जब आप स्टडी करोगे, आप नीडोसाइट्स पहचानोगे, उसका ब्लाइंड सैक पहचानोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो नीडोसाइट है। अदरवाइज यू विल नो नॉट नो कि कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। सो दे आर पॉलीमॉर्फिक। ओके, so that was an introduction about Cnidaria and Coelenterata. Now the next point, evolutionary advancement over the previous phylum. Okay, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मतलब निडेरिया में कौन से नए फीचर्स आए जो प्रीवियस फाइलम में नहीं थे, मतलब पॉरीफेरा में नहीं थे। इधर एक यूनिक, हाँ एक मिनट,
सो व्हाट आर द फीचर्स, न्यू फीचर्स जो इसमें इवॉल्व हुए? पहला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? पॉलीफेरा में तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट, उसमें एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना, मतलब द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस तरह का कैविटी पॉलीफेरा में नहीं था। उसमें कैविटी था called the spongocele, लेकिन it was not well developed like the coelenteron. Okay, then nerve cells, पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स थे ही नहीं, लेकिन पहली बार नर्व सेल्स बने इन निडेरिया। नेक्स्ट, मसल सेल्स, पोरीफेरा में देयर वाज नथिंग, नो मसल्स फॉर मूवमेंट। एक फ्लैजेला होता है पर उसमें मसल्स नहीं होते, उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है फॉर मूवमेंट। सो मसल्स भी पहली बार आए निडेरिया में। देन फर्स्ट लोकोमोशन भी पहली बार आया, लोकोमोशन इन एनिमल्स भी पहली बार आया। एंड फर्स्ट एक्टिव प्रीडेटर्स, मतलब दे कैन गो बिहाइंड एन एनिमल एंड किल एंड ईट इट, ये भी पहली बार निडेरिया में आया। एंड लास्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये हम डिस्क्राइब करेंगे। पोरीफेरा में इंटरनल डाइजेशन था, मतलब वो कैविटी, उसके स्पोंगोसील में पानी आएगा थ्रू द ऑस्टिया, फिर वहां से जो प्लैंकटन या छोटे छोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स होते, वो कोएनोसाइट्स एब्जॉर्ब करेंगे और कोएनोसाइट सेल के अंदर उसका डाइजेशन होगा। सो इट इज इंटरनल डाइजेशन। लेकिन ये निडेरिया और हम क्या करते हैं, हमारे जैसे एडवांस एनिमल्स क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एनिमल खाते नहीं है, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं खाते, हम एंजाइम्स रिलीज करते हैं इन अवर कैविटी, वहां पे उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, पूरा का पूरा एनिमल हम नहीं खा जाते। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, मतलब एनिमल के अंदर होता है लेकिन सेल्स के बाहर होता है। सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ निडेरिया या एडवांसिंग फीचर्स ऑफ निडेरिया जो पोरीफेरा में आपको नहीं मिलते। ओके, नाउ वी विल डू द यूनिक फीचर्स। और निडेरिया में ऐसा कौन सा यूनिक फीचर्स है जो आपको कोई भी फाइलम में नहीं मिलेगा? इट इज नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स, जो मैंने स्टिंगिंग सेल्स की बात की ऊपर, you will not find them in any other organism. And second is alternation of the sexual phases, जो हमने मेटाजेनेसिस का बात किया, पॉलिप एंड मेड्यूसा ऑल्टरनेट करेगा, तो इस तरह का भी फीचर आपको कोई भी एनिमल में नहीं मिलेगा। तो दीज आर यूनिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा। अभी टेंटिकल्स है पोरीफेरा में, वो यूनिक है क्या? टेंटिकल्स है पोरीफेरा में, वो यूनिक है क्या? बोलो, एक मिनट। आई विल आंसर योर क्वेश्चन अनुजा, 1 मिनट। और कोई एनिमल्स में टेंटिकल्स होते हैं? ये देखो बाजू में टीनोफोरा है, टीनोफोरा में भी टेंटिकल्स है, मतलब दिस इज नॉट अ यूनिक फीचर। इट इज अ न्यू फीचर बट इट इज नॉट अ यूनिक फीचर। ठीक है, फिर ऑक्टोपस है, उसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, सो दैट इज नॉट अ यूनिक फीचर। ओके, लेकिन नीडोसाइट्स इज अ यूनिक फीचर। नाउ अनुजा का क्वेश्चन, हाउ विल पॉलिप्स बी एक्टिवली प्रीडेटरी? सी, एक्टिव प्रीडेशन दो टाइप का होता है। एक तो आपके पास लोकोमोशन है, तो आप एनिमल के पीछे या आपके प्रे के पीछे भागो और उसको पकड़ के खा डालो, दैट इज एक्टिव एंड यू आर यूजिंग लोकोमोशन, है ना। और उसको पकड़ोगे कैसे? आपके पास टेंटिकल्स है या हाथ है, पैर है, उससे आप उसको जाके पकड़ोगे और खाओगे, दैट इज वेरी एक्टिव। हाउएवर, ये पॉलिप एक ही जगह पे बैठा होता है, लेकिन वो बैठ के क्या बस बैठा रहता है? नहीं, उसके टेंटिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं और टेंटिकल्स पे नीडोसाइट्स होते हैं। तो इट डज नॉट वेट के बाई चांस अपने आप उसमें वो फूड आ जाए, वो टेंटिकल्स खाने की तरफ भेज सकता है, उसमें नीडोसाइट्स होते हैं, उसको पकड़ के वो पकड़ के वो ऐसे ला सकता है अंदर खाना। सो दैट वे इट इज एक्टिव। ओके, लोकोमोशन नहीं है तो भी उसके टेंटिकल्स आर मूविंग एंड इट कैन गो एंड ग्रास्प फूड विद द हेल्प ऑफ नीडोसाइट्स, सो दैट इज एक्टिव प्रेडेशन।
ठीक है अनुजा। सो यूनिक फीचर्स क्या है इसके? नीडोब्लास्ट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल फेसेस, इसको क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। 12:19 हुआ है, 12:25, 5 मिनट में हम, 6 मिनट में हम वापस स्टार्ट करेंगे, विल कंटिन्यू। बट बिफोर आई गो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने बताया कि नीडोब्लास्ट यहाँ पे यूनिक सेल्स है, लेकिन ऐसे ही यूनिक सेल्स हमने देखे इन पॉरीफेरा, देयर वी कॉल देम कोएनोसाइट्स। ये देखो कोएनोसाइट्स, है ना। और वैसे ही हम यूनिक सेल्स आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे, दे आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट्स। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूनिक सेल टाइप्स इन दीस थ्री एनिमल्स। सो पॉरीफेरा में कोएनोसाइट्स होते हैं, निडेरिया में नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होते हैं, एंड इनोफोरा हम जो नेक्स्ट करेंगे उसमें आपको कोलोब्लास्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो विल टेक अ ब्रेक एंड सी यू आफ्टर 5 मिनट्स, 12:25। ठीक है, ये मिस मत करना, आगे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है।
Okay, so can you see the slide? So हमने क्या किया, evolutionary advancing features of Nidaria and unique features of Nidaria. अब हम एक के बाद एक सब अलग अलग प्रॉपर्टीज करेंगे. नाउ क्लासेस, एज आई सेड, क्लासेस ऑफ फाइला आपको यूजुअली नहीं करने, ओके लेकिन मैं नाम लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, नॉट के आपको याद रखना है. अभी इसके 3 क्लास है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ. अपने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट है, एंथोजोआ, इन वाई यू विल सी. अभी हाइड्रोजोआ में मेनली पॉलिप्स होते, निडेरिया में हजारों स्पीशीज है और उसमें कुछ स्पीशीज को हाइड्रोजोआ बोला है क्योंकि उसके लाइफ साइकिल में मेनली पॉलिप होते हैं, मतलब मेड्यूसा नहीं होता है. स्काइफोजोआ ऐसे है जिसमें मेनली मेड्यूसा होता है, ठीक है. एंथोजोआ, एंथोस मतलब क्या, एंथोस मतलब फ्लावर और एंथोजोआ मतलब एनिमल्स विच लुक लाइक फ्लावर्स. तो मैंने अभी वो नीचे आपको दिखाए थे ना अलग अलग नाइस कलरफुल चीजें, वो सब एंथोजोआ थे. दे वर टाइप ऑफ निडेरिया जो पॉलिप्स होते हैं लेकिन वो रंग बिरंगी होते हैं, और वाई दे आर कलरफुल वी विल सी लेटर. अब ये एंथोजोआ कभी कभी हार्ड एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, एंड वो एक्सोस्केलेटन बनाने के साथ कॉलोनियल होते हैं. सो लंबे लंबे मीलों मीलों तक वो बहुत सारे आपको एंथोजोआ मिलेंगे विच हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन, एंड दिस फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड द कोरल और द कोरल रीफ्स. हमने कोरल रीफ्स वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में डिस्कस किया था. सो दीज आर ह्यूज लेआउट्स मतलब मीलों मीलों तक चलते रहते, विच आर नियर द कोस्ट, मतलब दरिए पे जहाँ पानी शैलो होता है वहां पे बनते हैं. ओके, हम उसके बारे में डिटेल में करेंगे. बट व्हाट यू हैव टू नो, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको याद रखनी है कि कुछ स्पीशीज में सिर्फ पॉलिप्स होते हैं, कुछ में सिर्फ मेड्यूसा होते हैं. ये एंथोजोआ है वो फ्लावर लाइक पॉलिप्स है जो कॉलोनियल होते हैं फैले हुए एक साथ में, एंड दे मेक द कोरल रीफ्स. ये आपको याद रखना है, ठीक है. नाउ एक रह गया ऐसे स्पीशीज जो ऑल्टरनेट करते हैं जनरेशन, मतलब जिसमें पॉलिप भी होता है और मेड्यूसा भी होता है. सो वी विल सी विच इज दैट, ठीक है. अब कॉमन नेम्स, रिमेंबर आई टोल्ड यू आपको ये ब्लैक वाले याद रखने हैं क्योंकि वो दे आर गिवन इन एनसीईआरटी. इसमें से ससाइल पॉलिप्स कौन से होते हैं, इट इज हाइड्रा एंड कोरल्स. कोरल्स मतलब क्या, एंथोजोआ, ये ससाइल पॉलिप्स होते हैं. एडेम्सिया, एडेम्सिया इज कॉल्ड सी एनिमोन, ये भी यूजुअली ससाइल होता है, लेकिन अगर उसको खाना नहीं मिला तो क्या करता है, उसका जो बेस प्लेट से वो चिपका हुआ होता है ना, वो निकाल देता है और वो घूमने लगता है. फिर उसको खाना मिल जाएगा, फिर वापस पॉलिप बन जाएगा. ओके, एंड वो निकलता है तो वो कैसे निकलता है, ऐसे मेडूसा की तरह तैरने नहीं लगता है. वो ऐसा है ना, आई होप यू कैन सी दिस. फिर वो उसका मुंह ऐसे लेता है, चिपकता है और फिर चिपकता है, ऐसे जाता है. दिस इज कॉल्ड अ लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन. जैसे हमारे कुछ अर्थवर्म्स भी कर सकते हैं ऐसे. दिस इज कॉल्ड अ लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन. उसको खाना मिल जाएगा फिर वापस खड़ा हो जाएगा ऐसे. ओके, सो एडेम्सिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सी एनिमोन एक कॉमन एनिमल है. हम बहुत सारे चैप्टर्स में देखेंगे सी एनिमोन का रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स. ओके, सो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर में आएगा. और तीसरा, बिकॉज यू मस्ट नो कि पॉलिप्स हमेशा चिपके हुए नहीं होते, वो कभी कभी निकाल के दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं. वहां जहां खाना मिलेगा वहां चले जाएंगे और फिर वहां पे वापस खड़े हो जाएंगे. ओके, देन मिएंड्रिना, दिस इज ब्रेन कोरल. कोरल मतलब एंथोजोआ. ओके, वही फ्री फ्लोटिंग मेडूसा कौन से इसमें मिलेगा आपको, तो यू विल सी इन स्पीशीज कॉल्ड ओरेलिया, जो हम आज आमतौर पर जेली फिश करके जानते हैं, लेकिन देर आर मेनी अदर स्पीशीज जो भी जेली फिश जैसे दिखेंगे, बट ये टिपिकली जेली फिश जैसा दिखता है. फाइजीलिया,
इस पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसे लगता है कि उसने कवच पहना है, उसका सर पे ऐसा हॉर्न जैसे होते हैं और अजीब तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट लुक्स लाइक अ आर्मी सोल्जर, तो उसको बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइजिलिया। देन पेनेट्यूला, सी पेन, पेनेट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मतलब उसका स्ट्रक्चर फैन जैसा, तो कौन सा फैन, हम जो वैसे हवा खाते ना, हैंड फैन, वो पेनेट्यूला मतलब पेन जैसा होता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन ये, ठीक है। अब एक इसमें जो नहीं आया है, दैट इज आई एम राइटिंग नाउ, दैट इज ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है, पॉलिप भी होता है एंड मेड्यूसा भी होता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। नाउ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट ओबलिया, ओबेलिया। तो दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज जिसमें आप वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखोगे। प्लीज रिमेंबर, alternation of generations or alternation of sexual species, that is polyp with the medusa, वो निडेरिया का यूनिक फीचर है, लेकिन वो सब में नहीं मिलता है, कुछ स्पीशीज में ही मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिंग लिंक। इसका कनेक्टिंग लिंक इज नॉट नोन, मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ स्पॉन्जेस इवॉल्व होके निडेरिया बने, है ना, बट एक्चुअली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। इफ यू रिमेंबर, हमारा वो जो इवोल्यूशनरी ट्री था, उसमें हमने दिखाया था कि पहला ब्रांच होता है पोरिफेरा का, एंड वी कॉल इट अ ब्लाइंड शूट, मतलब वो आगे इवॉल्व ही नहीं हुआ। एंड हमने क्या दिखाया था, वो मेन स्टेम में से ही आगे जाके निडेरिया बनता है, विच मीन्स पोरिफेरा भी प्रोटिस्ट में से बना डायरेक्टली, एंड निडेरिया भी डायरेक्टली प्रोटिस्ट में से बना। ऐसा नहीं कि स्पॉन्जेस में से इवॉल्व होके फिर निडेरिया बना। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ इवोल्यूशनरी ब्लाइंड शूट, मतलब वो ब्रांच आगे जाके नहीं हुआ। okay, so the exact connecting link of nidaria is not known, but it is thought कि वो भी प्रोटिस्ट में से डायरेक्टली बने। ठीक है, अब ये थॉट ऐसा क्यों, रिसर्च साइंटिस्ट को क्यों पता नहीं चल रहा है कि निडेरिया कहाँ से आया। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, एंड इफ यू कैन गिव, तो जब हम मिलेगा, जो मुझे आंसर देगा उसको डेफिनेटली मेरी तरफ से 5 स्टार मिलेगा जब हम मिलेंगे। एंड आई होप हम 1 महीने में मिलेंगे, है ना, लगता है ना, बारामती का कंडीशन 1 महीने में शायद चालू हो जाएगा सब। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, हमको स्पॉन्जेस का ये मिला, कनेक्टिंग लिंक मिला, स्पॉन्जेस का हिस्ट्री भी हमको पता है, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक इसका नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला, दैट वाज आई एम आस्किंग यू। इफ वी हैव गॉट एविडेंस अबाउट पोरिफेरा, why we don't have evidence about polyps and hydra and medusa, सिलेंट्रेटा का एविडेंस क्यों बराबर हमको नहीं मिला, क्यों उसका कनेक्टिंग लिंक नहीं मिला होगा। इफ समबडी कैन आंसर मी, पक्का एक 5 स्टार बोलो। Nobody answer. Okay, I will answer you. What is the main difference between the structure of porifera and polyp and nidaria? उसके मेन स्ट्रक्चर में एक बड़ा डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था, बोलो। आई मीन यू डोंट हैव टू राइट, यू कैन जस्ट से इट आउट। आपको आप अनम्यूट करो और डिस्कस करो, डिस्कस करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू, वी विल हैव वेरी एक्टिव डिस्कशंस, एंड आप लोग जल्दी जल्दी समझोगे। ट्राई टू स्पीक, डोंट गेट स्केर्ड, डोंट गेट एंग्शियस, बोलो। लिखने में ज्यादा टाइम जाता है, कोशिश करो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ पोरिफेरा वर्सेस निडेरिया, मतलब ध्यान नहीं है।
मैंने बताया था वो उसका बॉडी फॉर्मेशन हो गया। मेन स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि पॉरीफेरा का एंडोस्केलेटन होता है तो दे आर फर्म, है ना, वो कैल्शियम और सिलिका का एंडोस्केलेटन होता है। और निडेरिया में क्या होता है, जेली लाइक बॉडी होता है ना, तो वो लहरता है जैसे पानी में। नाउ ये मैंने एक हिंट दिया है, पॉरीफेरा का बॉडी फर्म होता है और उसमें वो कैल्शियम और सिलिका का मिनरल्स होते हैं, सो दे आर वेरी हार्ड पॉरीफेरा। लेकिन निडेरिया आर लाइक फिश जेलीज। इससे क्या होता है कि जो वो 500 मिलियन ईयर्स पहले बने थे निडेरिया, बट दे वर ऑल लाइक जेलीज, तो उसके फॉसिल्स नहीं मिलते। बट आज भी हमको पॉरीफेरा के वो 500 मिलियन ईयर वाले फॉसिल्स मिलते हैं। अगर वो फॉसिल्स मिलते हैं तो वो कोएनोसाइट्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फॉसिल्स ऑफ जेलीफिश बिकॉज वो प्रिजर्व नहीं होंगे उसके फॉसिल्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको निडेरिया के हिस्ट्री या इवोल्यूशन के बारे में कम पता है, बट वी नो मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पोरीफेरा। तो जहां एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन होता है तो उसके फॉसिल्स इजीली मिलते हैं, एंड सो यू कैन स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ दैट एनिमल्स बेटर। सो मे बी दैट इज वाई इसका होगा कोई कनेक्टिंग लिंक, लेकिन हमको मिला नहीं है, क्योंकि जो कनेक्टिंग लिंक का एनिमल होगा उसमें भी जेली जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, तो वो प्रिजर्व नहीं हुआ फॉसिल्स में। ठीक है। नाउ हैबिटेट एंड निश, लाइक पोरीफेरा, Nidaria is also aquatic and mainly marine, but some animals are फ्रेश वाटर। जैसे हाइड्रा है, आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, बट अदरवाइज मेनली दे आर मरीन। नाउ हैबिट मतलब कैसे जीते हैं वो। सो मेनी स्पीशीज आर सॉलिटरी, मतलब अकेले अकेले रहते हैं। जैसे हाइड्रा पॉलिप्स होते हैं, वो अकेला अकेला आपको मिलेगा, आपको कॉलोनीज नहीं मिलेंगे उसके। एडेम्शिया जो मैंने बताया वो लूपिंग वाला, वो भी अकेले अकेले रहता है, सॉलिटरी। ओके, सो ये दो सेसाइल सॉलिटरी पॉलिप्स होते हैं, दैट इज हाउ दे लिव। लेकिन एंथोजोआ, ये हाइड्रा क्यों लिखा है, आई मेड अ मिस्टेक, ये एंथोजोआ यहाँ नहीं आएगा, एंथोजोआ है, यूजुअली वो कॉलोनियल होता है, देखो यहाँ लिखा है। ओके, सो दे आर ऑल्सो पॉलिप्स बट दे आर यूजुअली कॉलोनियल, एंड दैट इज वाई वो मिलके वो कोरल रीफ्स बनाते हैं। Okay? So Anthozoa are polyps but they are colonial. Then free swimming कौन से होते हैं? So जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग होते हैं। ओके, और किस में आपको पॉलिप्स एंड मेड्यूसा मिलेगा? सो मेनली मैंने बताया था कि ओबेलिया में मिलता है, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस फेस समटाइम्स इन फाइजेलिया एंड गोर्गोनिया। एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया है तो उसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, तो आपको पूछा जाएगा तो यू हैव टू आंसर दिस, कौन से स्पीशीज में पॉलिप और मेड्यूसा या मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलते हैं। इट इज एयर। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो हमने देखा ऊपर इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देयर मल्टीपल टिश्यूज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल उसका जो प्राइमरी बॉडी कैविटी है, जो ब्लाइंड सैक प्लान है, उसमें जो इनर लाइनिंग या एंडोडर्म होता है वो स्पेशल फंक्शन करता है ऑफ डाइजेशन, मतलब एंजाइम्स रिलीज करता है, वो एब्जॉर्ब करता है वगैरह। सो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। सो इट इज लाइक अ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो बन गया है, गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, सो इट हैज गॉट टिश्यूज। आगे जाके हम देखेंगे कि उसमें नर्वस सिस्टम है, मतलब नर्वस टिश्यू भी है वो, when we see nervous system we will do that. So tissue level of organization, first animals to have that. Germ layers, you know, they are diploblastic animals, and the outer side of the body wall is called the epidermis or the ectoderm, and the inner is called the endoderm or the gastrodermis. ठीक है, अब ये दो लेयर्स होते हैं उसके बॉडी वॉल में, तो दोनों को चिपकाना पड़ेगा, और चिपकाने के लिए एक ए सेल्यूलर जेली लाइक लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द मेसोग्लिया।
मेसोग्लिया। ऐसा ही सिमिलर लेयर पॉरीफेरा में भी होता है और उसको बोलते हैं मेसेनकाइम, mesenchyme, or it is also called mesohyl layer. But they are very similar to each other. Both layers are acellular. बट acellular होने के बावजूद कभी कभी उसमें सेल्स आएंगे जो इन ट्रांजिट होंगे, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में सेल्स जाना है तो दे विल गो थ्रू द मिडल लेयर. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मिडल लेयर? दोनों लेयर्स को चिपका के रखने का ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे. Okay, so diploblastic with two layers of cells and one mesoglia in between. Symmetry. If you remember, diploblastic animals में radial symmetry होती है and उसका दूसरा नाम क्या है? Monoaxial heteropolar. I hope you remember. Monoaxial, वो axis कौन सा होता है? Vertical axis होता है, that is called the oral aboral axis. ऊपर माउथ है हाइड्रा का, so oral, और नीचे is the aboral surface. So oral aboral axis. Okay, so radial symmetry. Body plan कैसा होता है? Okay, body plan. It is a blind sac body plan. Now I hope you know what is a blind sac. It has only one anterior opening for ingestion and egestion. अंदर लेने के लिए भी और बाहर डालने के लिए भी, only one. Cephalization. Okay, head is not well formed. However, उसके माउथ की तरफ you will have some chemosensors. फिर टेंटिकल्स होते हैं, फिर नीडोसाइट्स होते हैं, मतलब some structures are near the mouth or one end of the body, but फिर भी अलग से हेड नहीं बना है, so it is not well cephalized. Okay, इसलिए मैंने लिखा है प्लस माइनस, means cephalization is not well done. Then body form हमने डिस्कस किया, they are polymorphic and structurally they can be of two forms or generations. ये generations are called zooids. मतलब polyp is one type of zooid and the medusa is another zooid. और ये हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. ठीक है, अभी वापस यहाँ पे लिखा है ओनली पॉलिप्स एंड नो मेड्यूसा आपको किस में मिलेंगे? हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल, गोर्गोनिया एटसेट्रा में. ओनली मेड्यूसा किस में मिलेगा? ओरेलिया में, ओनली मेड्यूसा. एंड बोथ फॉर्म्स किस में मिलेंगे? ये सब ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली ओबेलिया, फाइजिलिया. बट ओबेलिया यू कैन नॉट फॉरगेट, आपके एनसीईआरटी में दिया है. Okay, so it is polymorphic and some species will have two forms, the polyp and the medusa. Appendages. Appendages मतलब extensions from the body. So उसमें tentacles होते हैं on the oral surface. जहाँ पे mouth है उसके आसपास होते हैं tentacles और उस पे होते हैं nidoblasts और stinging cells. वो हमने किया है. Last is body wall. फिर हम वापस छोटा ब्रेक लेंगे. हाँ, फिर वापस 1 बजे तक करेंगे, but we'll take a 2-minute break. Body wall. Body wall is naked, मतलब there is no exoskeleton. Plus there is no endoskeleton. जैसे पॉरीफेरा में एंडोस्केलेटन होता है, that is made up of spicules, कैल्शियम एंड सिलिका स्पिक्यूल. इसमें नहीं होता है. फिर बॉडी वॉल में एक आउटर एपिडर्मिस होता है एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस होता है, और दोनों में 5 टाइप के सेल्स है जो आपको याद नहीं रखने. ओके, so you don't have to remember the names of the cell types. Mesoglea, there is a gelatinous layer in between the two cells. ठीक है, और इसकी वजह से वो चिपका हुआ रहता है. मेसोग्लिया का और एक फायदा है, ये जो जेलेटिन होता है ना, दैट इज वेरी लाइट इन वेट, तो उसकी वजह से वो एनिमल को बॉयंसी भी देता है, तो फ्लोट करने में आसान होता है. मतलब जो मेड्यूसा होते हैं उसमें जो मेसोग्लिया होता है वो थिक होता है और उससे बॉयंसी मिलता है, तो फ्लोट करने में आसान पड़ता है. ठीक है, फिर बॉडी वॉल में आपको ये भी रखना है, your sites are in the tentacles and tentacles are part of the body wall or extensions of the body wall. फिर बॉडी वॉल में एंड स्पेशली टेंटिकल्स में मसल सेल्स भी होते हैं फॉर मूवमेंट. रिमेंबर टेंटिकल्स आर नॉट फॉर मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट टेंटिकल्स का फूड के लिए होता है और उसके लिए भी मसल्स चाहिए. सो दे हैव गॉट मसल्स बट दे आर स्कैटर्ड मसल्स.
अब मसल्स अगर काम करने हैं तो उसके लिए नर्व्स चाहिए. सो दे हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड अ नर्व नेट. का जो मसल सिस्टम होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट. ये हम करेंगे व्हेन वी डू द नर्वस सिस्टम ऑफ नीड एरिया. ठीक है. राइट नाउ 46 हुआ है. आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स सो दैट आपको ज्यादा हैवी ना हो जाए. एंड आफ्टर 2 मिनट्स 48 को हम चालू करेंगे स्केलेटन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नीड एरिया. ओके. तो टेक अ ब्रेक. पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स करो. Okay. So we will continue now. Okay. So हमने बॉडी वॉल किया. अब स्केलेटन. नाउ स्केलेटन यू नो के सिलेंट्रेटा में नहीं होता है. देयर इज नो एक्सोस्केलेटन, नो एंडोस्केलेटन, बिकॉज एंड द बॉडी इज लाइक jelly except in corals. Now very important, ये important about except in corals. कोरल में एक्सोस्केलेटन होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और वो इतना हार्ड होता है और इतना बड़ा बनता है क्योंकि बहुत सारे कोरल्स एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं. वो एंथोजोआ. एंड दे कैन मेक माइल्स एंड माइल्स ऑफ कोरल रीफ्स. सो एक्सेप्ट फॉर एंथोजोआ, मतलब एक्सेप्ट फॉर कोरल्स देयर इज नो स्केलेटन. ठीक है. देन बॉडी कैविटी. नाउ बॉडी कैविटी, इसमें सीलम तो नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्राइमरी बॉडी कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सिलेंटरॉन. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और द सिलेंटरॉन. ओके. और इसमें सिंगल ओरिफिस या सिंगल ओपनिंग होता है. यू नो दैट इट इज अ ब्लाइंड सैक. उसके लाइनिंग को एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं. एंड इट हैज गॉट मल्टीपल फंक्शंस, क्योंकि डाइजेशन भी वही होता है, सर्कुलेशन भी होता है और रेस्पिरेशन भी वही होता है. रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
ओके, सो आई रेस्पिरेशन नहीं लिखता हूँ मैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिख रहा हूँ। रेस्पिरेशन मतलब गैसेस, अपने फूड में से एनर्जी निकलना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दैट इज रेस्पिरेशन. We are talking of exchange of gases. Okay, so Hello. voice. Okay, I will join again. Okay, now it is okay. Okay, good. So it has no systems, and the gastrovascular cavity or the coelenteron does a lot of functions. Regeneration, yes, इसमें भी regeneration हो सकता है, especially जो polyps होते हैं, they have high regenerating capacity. Even medusa होता है, उसको भी टूट गया, medusa किधर hurt हो गया, तो वो पार्ट मर जाएगा, लेकिन वापस वो रीजनरेट होगा. सो रीजनरेशन कैपेसिटी इज वेरी हाई. प्रिमिटिव एनिमल्स में यूजुअली रीजनरेशन होता ही है. ठीक है. सीलोम एब्सेंट, दे आर एसिलोमेट एनिमल्स. ओके. टिश्यूज, यस, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, 2 layers, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन एंडोडर्म को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म. ऑर्गन्स, नो ऑर्गन्स, मतलब टिश्यूज होते हैं लेकिन दे डोंट हैव वेल फॉर्म्ड ऑर्गन्स, एक्सेप्ट देव गॉट टेंटिकल्स, बट दे आर कॉल्ड अपेंडेजेस. ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह. सो दे डू नॉट हैव सेपरेट ऑर्गन्स. ऑर्गन सिस्टम्स, भी ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होंगे. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके, इट डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड कैविटी, बट इट इज कॉल्ड अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसका नाम है सिलेंटरॉन. इट इज इनकम्प्लीट, मतलब क्या, उसको एक ही ओपनिंग है, and that is called the osculum, only one opening. So it is a blind sac kind of a gastric cavity. अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों किया, बिकॉज लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोडम होता है ना, उसमें कुछ सेल्स है जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं. वो एंजाइम्स वो कैविटी में जाते, वहाँ फूड को डाइजेस्ट करते, एंड दे विल एब्जॉर्ब द फूड, है ना. तो ऐसे टाइप ऑफ डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं. मतलब सेल्स विल रिलीज एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट द फूड, और डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, सो यूजुअली उसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, लेकिन पोरीफेरा की तरह थोड़ा बहुत इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है. पोरीफेरा में सिर्फ इंट्रा सेल्यूलर होता है, लेकिन इसमें इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों होता है. न्यूट्रिशन, वो क्या खाते हैं. ओके, इट इज द फर्स्ट एक्टिव प्रेडेटर. ठीक है, तो प्लैंकटन तो खाएंगे ही, क्योंकि पानी में प्लैंकटन घूमता फिरता रहता है, वो तो खाएंगे ही. However, they can also eat bigger things. They are carnivorous. They can eat other animals like bigger things. और उसका एक important food है water fleas और daphnia. Water fleas और daphnia, ये छोटे छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं जो डीप इन द वाटर जाते हैं. नहीं तो क्रस्टेशियंस इतने डीप नहीं जाते, वो ऊपर, जैसे वो प्रॉन्स और क्रैब्स वो ऊपर तैरते हैं, है ना. बट ये वाटर फ्लीज या डेफनिया है जो नीचे तक जाते हैं, और वो हाइड्रा उसको पकड़ लेता है और खा लेता है. वो टेंडल से पकड़ेगा, वो नीडो साइड से उसको पैरालाइज करेगा और फिर खा लेगा उसको. टेंटिकल्स को मुंह की तरफ लाएगा और अंदर ले लेगा. ओके, सो दैट इज उसका खाना. इट इज कार्निवोरस एंड इट इज एन एक्टिव प्रीडेटर. प्लैंकटन तो खाएगा, लेकिन और थोड़ी बड़ी चीजें भी, इंसेक्ट्स भी खा सकता है. डाइजेशन, डाइजेशन बिगिंस एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब वो एंजाइम्स बाहर सीक्रेट करेगा इन द कैविटी, वो मैंने बताया, लेकिन कुछ इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है. ओके, नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, नाउ ये नर्वस सिस्टम होता है, इट इज द फर्स्ट एनिमल टू डेवलप अ नर्वस सिस्टम, बट ये बहुत प्रिमिटिव होता है. प्रिमिटिव मतलब क्या, उसमें ब्रेन होता ही नहीं है. देयर इज अ डिफ्यूज नेट ऑफ नॉन पोलर नर्व सेल्स,
मतलब उसके 9 सेल्स स्कैटर्ड होते हैं लेकिन दे आर ईच अदर बाय एक्सॉन्स, लेकिन नर्व्स भी नहीं होते प्रॉपर, एंड दे डू नॉट हैव प्रॉपर ब्रेन. ब्रेन मतलब अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, दे डोंट हैव दैट. हर एक न्यूरॉन अपना अपना काम करता है, बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एक्सॉन्स. सो इट इज कॉल्ड अ primitive type of a brain, sorry, primitive type of nervous system with no brain or no spinal cord. Okay, and इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिफ्यूज नेट ऑफ नर्वस सिस्टम. डिफ्यूज नेट वो क्रिस क्रॉस पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है. ओके okay? इस पे इसके पास सिंपल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, इसलिए वो फूड को पहचान सकता है, केमिकल नेचर ऑफ फूड पहचान सकता है, तो फूड की तरफ जा सकता है. अदर सेंस ऑर्गन्स. ओके, स्टेटोसिस्ट, हमने स्टेटोसिस डिस्कस किया था. दिस इज अ स्मॉल ऑर्गन या स्मॉल कंपाइलेशन ऑफ सेल्स विच इज फॉर बैलेंस, है ना. वो जो फ्री फ्लोटिंग होता है मेडुसा, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि टेढ़ा है मेढ़ा है कैसा है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टेटोसिस्ट और सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में चालू होता है. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट जो भी सर्कुलेशन होता है इट हैपेंस थ्रू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ठीक है. पोरिफेरा में क्या था, स्पोंगोसील एंड द वाटर कैनाल सिस्टम. यहाँ क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, दिस इज एब्सेंट, देयर इज नो ब्रीदिंग एपरेटस. तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस. बॉडी वॉल में जो सेल्स होते हैं वो अपना ऑक्सीजन और अपना कार्बन डाइऑक्साइड खुद निकालेंगे और खुद लेंगे, उसके लिए अलग लंग्स या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे पॉरीफेरा का होता है, हर एक सेल अपना प्रोटीन बाई प्रोडक्ट्स या नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट्स निकालता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड बिकॉज दे आर इन लॉट ऑफ वाटर, अमोनिया डायरेक्टली डिफ्यूजेस आउट इनटू द वाटर, सेल में से डायरेक्टली बाहर थ्रू द बॉडी वॉल. सो अमोनिया भी डिफ्यूजन से जाता है. सो दे आर कॉल्ड एमोनोटेलिक बिकॉज उसमें अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स. रिमेंबर, टेंटिकल्स डू नॉट कॉज लोकोमोशन. टेंटिकल्स वो फूड पकड़ने के लिए होता है, या कभी अगर इधर उधर बह रहे हैं तो चीजों को पकड़ने के लिए, ताकि वो एक जगह पे रुक सके. लेकिन मूवमेंट होता है जो मेड्यूसा में, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, और दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ मसल्स. ओके, टेंटिकल्स बहुत पतले होते हैं, उससे वो मूवमेंट नहीं कर पाता. ओके, ये हमने किया है. सेक्सिस हमने वापस ये रिपीट हुआ है. सेक्सिस मतलब क्या, वही पॉलिप और हाइड्रा आर एसेक्सुअल एंड द मेडुसा इज सेक्सुअल. ये भी ऑलरेडी डन. नाउ फर्टिलाइजेशन. जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल फेस है, और वो गैमिट्स रिलीज करेगा इन द वाटर, एंड बाहर फर्टिलाइजेशन होगा.